ओ, कहाँ तक हो गया था अपना? हाँ ठीक है, ठीक है, वहां तक अपन ने देखा था। एक बार इनसे भी गुड आफ्टरनून कर लें भाई। हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलिए, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में टॉर्क के बारे में अपन पढ़ रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। टेस्ट का सिलेबस कितनी बार बताऊं? टेस्ट का सिलेबस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन जो फ्राइडे तक हो जाएगा, एंड प्लस एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में अपन टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, और हमने लास्ट क्लास में एक ऐसा डेटा ले लिया था जिसके लिए एक्स की जो वैल्यू आ रही थी क्या, और रॉड की लेंथ से भी ज्यादा आ रही थी क्या? मतलब उस रॉड को इक्विलिब्रियम में लाना पॉसिबल नहीं है। उसमें इक्विलिब्रियम पे तब आएगी जब फोर्स किस पॉइंट पे लगाया जाए, जो रॉड के कहां लाया कर रहा है, बाहर। मतलब दैट रॉड कैन नॉट कम इन दी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता था क्या? 100% लाया जा सकता था। ठीक है, चलिए आइए। अब आज खूब जम के प्रैक्टिस करनी है अपने को, क्वेश्चंस की खूब जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई मॉड्यूल 2 तो आप वैसे भी सब लेके आते ही हैं, तो आपको अनाउंसमेंट आ गया होगा। बस आप जब आए अब जो है नेक्स्ट क्लास में, तो अपना मॉड्यूल 2 साथ में लेके आए। ठीक है सर, फ्लूइड चालू करेंगे। क्या बेटा? टाइम शेड्यूल में लग जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो अब। हाँ बेटा, फ्लूइड में ग्रेविटेशन का कौन सा कंसेप्ट आएगा यार? हैं? ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल में? हाँ, तो बायंसी में कौन सा बायंसी तो इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। उसमें क्या ग्रेविटेशन का क्या करोगे उसमें? सिंपल जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो ये कहता है कि भाई जो उस पे बायंड फोर्स लगेगा वो इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। उसमें कोई ग्रेविटेशन का यूज नहीं। और ग्रेविटेशन तो अपना बस ये रोटेशन कंप्लीट होते ही मैं ग्रेविटेशन ही चालू करूंगा। सर फ्लूइड चालू करेंगे, मैं रोटेशन कंप्लीट होते ही ग्रेविटेशन चालू करूंगा, फिर मॉड्यूल जो है थर्ड को भी आधा आधा बांट लेंगे। कुछ वो पढ़ा देंगे, कुछ मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए। सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड नहीं तो दिसंबर स्टार्टिंग में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी पढ़ाई कर लें अपन, पूरी पंचायत ही करनी है। सिलेबस कब हो जाएगा, ये कैसे होगा? पढ़ाई एक अक्षर करनी नहीं है, पंचायत ही पूरी करनी है तुम लोगों को। चलो, तो देखो ध्यान से। एक रॉड है बच्चे, इसका मास कितना है m, लेंथ कितनी है l, और इस रॉड का ये l/6 पार्ट जो है ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, आप देख सकते हो। ये पूरी रॉड की लेंथ कितनी है? बोलो टोटल लेंथ कितनी है? l, और l/6 वाला पार्ट बाहर निकला हुआ है, और यहां से एंड से रॉड स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब इस क्वेश्चन को अपन मिलके करेंगे, अगला क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, तो ध्यान से पहले कंसेप्ट समझ लो। अब बच्चे इस दोनों रस्सियों में टेंशन होगी या नहीं होगी? होगी। इसमें मान लेते हैं T1, इसमें मान लेते हैं T2। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये रॉड इस तरह से हैंग कर रखी है, मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि रॉड काय में है? इक्विलिब्रियम। क्यों भाई इक्विलिब्रियम में है? समझ में आता है। काय पे है? रेस्ट पे। अरे तुमने बांध दी भाई रॉड को बांध दी। अब ये रॉड ना तो रोटेट कर सकती ना ही ट्रांसलेट कर सकती। ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है कोई चीज तो काय में है? इक्विलिब्रियम। ना तो चल रही है ना ही घूम रही है। तो बेटा अगर रेस्ट पे है, जैसे हाँ ये कैमरा देख, वो कह रहा है कैमरा, तो कैमरे को देखो ध्यान से, ये काय में है? इक्विलिब्रियम पे। ये कैमरा काय में है? इक्विलिब्रियम भाई, ना तो चल रहा है ना ही घूम रहा है। ठीक है, अब तुम सोचो अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए?
नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट, नेट टॉर्क जीरो किस पॉइंट के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हम जानते हैं भाई किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर नहीं होगा तो उस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो नेट टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। और हम जानते हैं क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क जीरो निकाल लूंगा तो क्या हर एक के अबाउट जीरो ही है क्या? क्योंकि हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था याद है, अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आता है, जीरो, क्या आता है, सेम। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो आइए अब देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमें T1 T2 निकालना है। तो बच्चे बिल्कुल फिक्स स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो एफबीडी बनाएगा, तो एफबीडी बनाएगा तो एक तो T1 लग रहा है, एक T2 लग रहा है, और क्या लगेगा, mg। क्या mg सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, मतलब यहां से भी L/2 और यहां से भी L/2। चलो भाई हमने mg लगा दिया, ठीक बात है भाई। अब हम जानते हैं हमारे पास दो मेजर इक्वेशंस हैं, एक तो एफ नेट जीरो और एक टाउ नेट जीरो। आओ पहले एफ नेट जीरो करते हैं, बेसिक इक्वेशन। बताओ बच्चों, मुझे एफ नेट जीरो करूं तो क्या लिखूं, T1 प्लस T2 बराबर mg। अरे क्या समझ आता है, T1 प्लस T2 किसके बराबर हो गया, mg। अब ध्यान से देखना, अननोन कितने हैं, एक या दो, और इक्वेशन कितनी, एक। बड़ा गड़बड़ है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वो डिपेंड करता है, अगर ये वहां पे मैंने जब क्वेश्चन बनाया होगा तो मैंने इसको कहाँ बना दिया होगा, एंड पे बना दिया होगा, L/6 पे नहीं बनाया होगा। अगर एंड पे अभी बना के करेंगे तो T1 बराबर T2 प्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय मैंने एंड पे बनाया होगा, ठीक है। चलो, तो T1 प्लस T2 किसके बराबर हो गया बेटा, mg। भाई दो अलग अलग रस्सी हैं, दोनों में टेंशन क्या आएगी, अलग अलग। अब हो सकता है कि भाई हमने कुछ ऐसा डेटा लिया हो कि दोनों में टेंशन क्या हो रही हो, सेम, तो T1 किसके बराबर निकल के आ जाएगा, T2 के बराबर। लेकिन अभी हम क्या मानेंगे, अलग अलग, जो भी वैल्यूज आएंगी देख लेंगे। यहाँ पे सेम नहीं आएगी वैसे, अगर यहाँ पे एंड पे लगा होता तो क्या आती, सेम, क्योंकि अभी सिमेट्रिक नहीं है भाई। यहाँ से mg L/3 की दूरी पे, जबकि यहाँ से mg L/2 की दूरी पे। चलो, तो T1 प्लस T2 किसके बराबर आ गया बेटा, mg। अब तुम्हें नेट टॉर्क जीरो करना है, तो देखो नेट टॉर्क जीरो करना है तो देखो एक तो ये पॉइंट है A, एक ये सेंटर ऑफ द रॉड, और एक ये पॉइंट है B। पक्की बात है भाई, किसी भी पॉइंट के आउट कर सकते हो, लेकिन हम पक्की बात है इन तीनों में से कोई एक पॉइंट लेंगे। क्यों सर, इन तीनों में से ही क्यों लोगे आप एक पॉइंट, बिकॉज मुझे इन पॉइंट से क्या पता है, डिस्टेंसेस, मुझे क्या पता है, डिस्टेंसेस, तो इनमें से ही बेटर है मैं कोई एक पॉइंट लूंगा। अब ध्यान से देखो, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लेके करो, आंसर विल कम, बट वी हैव टू बी स्मार्ट कि सर सबसे जल्दी आंसर किससे आएगा। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, सपोज करो कोई बच्चा कहता है सर ओ के अबाउट टॉक जीरो करो, किसके अबाउट करो, ओ के अबाउट। अब मुझे बताओ कितने फोर्सेज हैं, कितने फोर्सेज हैं, तीन। तो मैं जिस भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करूंगा मुझे उन तीनों फोर्सेज का क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्क। तो अगर मैं ओ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करता हूं तो ओ के अबाउट mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, mg का तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्यों भाई, mg की लाइन ऑफ एक्शन ही ओ से पास कर रही है। क्या T1 का टॉर्क आएगा क्या, क्या T2 का भी टॉर्क आएगा क्या, मतलब तुम्हारी इक्वेशन क्या T1 T2 में आ जाएगी। तो एक इक्वेशन क्या T1 T2 में पहले है, क्या एक और इक्वेशन T1 T2 में आ जाएगी, क्या दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, क्या T1 T2 आ जाएगा, बेकार मेथड। आपने दो इक्वेशन बनाई T1 T2 में और आपने दोनों को क्या किया, सॉल्व। अब बुद्धि लगा, तूने ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो किया, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करने से क्या आपकी पिक्चर में से mg गायब हो गया था क्या, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क जीरो करोगे उससे जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही होगी उसका कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, मतलब इक्वेशन में mg वाली टर्म आएगी ही नहीं, इक्वेशन में T1 T2 वाली टर्म आएगी। अब लॉजिकली सोच, अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करूं, किसके अबाउट करूं, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करूं तो किसकी लाइन ऑफ एक्शन ए से पास कर रही है, तो क्या T1 का टॉर्क आएगा ही नहीं क्या, मतलब किस किस का टॉर्क आएगा, mg और T2। क्या सीधे T2 mg की टर्म्स में आ जाएगा क्या, नहीं आया। क्या T2 सीधे ही mg की टर्म्स में आ गया, और एक बार T2 को यहां पुट कर देंगे क्या T1 आ गया। तो विच पॉइंट इज बेटर, ओ या ए। अच्छा, ए और बी क्या दोनों इक्विवेलेंट पॉइंट्स है क्या, क्योंकि ए के अबाउट में करूंगा तो पिक्चर से कौन गायब होगा, T1, कौन निकल के आ जाएगा, T2। अगर मैं बी के अबाउट करूंगा तो पिक्चर से कौन गायब होएगा, T2, कौन निकल के आ जाएगा, T1। मतलब बेटर पॉइंट्स हैं ए या बी, मतलब जहां से रस्सी जा रही है उनमें से, उन दोनों में से कोई एक पॉइंट लो, बिकॉज बी लोगे तो T2 पिक्चर में नहीं आएगा, सीधे क्या निकल के आएगा बच्चे, T1। और अगर ए लेगा तो T1 पिक्चर में नहीं आएगा, सीधे क्या निकल के आएगा, T2। कुल मिला के उस पॉइंट से जिसकी भी लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही होगी वो पिक्चर में नहीं आएगा। क्या बात समझ में आती है? अब तुम लोग बोलो उसके अबाउट में टॉक जीरो करके बताता हूँ। ओ मत बोलना वरना मारूंगा, क्योंकि
ओ पॉइंट हम जानते हैं, ओ लेने से भी आंसर आएगा, लेकिन क्या इट विल बिकम लेंदी, बिकॉज ओ लेने से mg का टॉर्क क्या कर दोगे तुम, जीरो। T1 और T2 का टॉर्क आएगा, मतलब इक्वेशन T1 T2 में आएगी, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने बैठो, क्या फायदा। चलो बोलो किसके अबाउट टॉर्क जीरो करूं, हैं ए, चलो ए के अबाउट जीरो, किसी के अबाउट भी कर सकते हो, ए और बी एक ही बात है मेरे लिए। चलो ए के अबाउट जब टॉर्क लिखोगे बच्चे, तो T1 का टॉर्क, T1 का तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, इसमें डाउट आता है क्या। ए के अबाउट क्या mg का टॉर्क आएगा, देखना तो क्या क्लॉकवाइज आएगा क्या, ध्यान से देख, ये क्लॉकवाइज आएगा नहीं आएगा, ये दूरी कितनी L/2, तो मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लूंगा, पॉजिटिव, वो तुम अपने आप ले लिया करो, तुम्हें जो लेना हो, ठीक है। क्या मैं कुछ भी ले सकता हूँ क्या, चलो तो मैंने क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, लिख दूं क्या -mg L/2, नहीं आया, अरे भाई mg × L/2। चलो T2 का टॉर्क बोलो, ये दूरी बोलो कितनी, ये दूरी बोलो कितनी, क्या नहीं आ रही क्या, कितनी हो जाएगी 5L/6, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 5L/6 के लॉन्ग रखो पेंसिल को, देखो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे भी एक क्लॉकवाइज आया तो क्या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आना भी चाहिए था क्या, तभी तो नेट टॉर्क क्या होएगा, जीरो। तो इसको नेगेटिव लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या पॉजिटिव लिख दूं क्या, कितना लिखूं टॉर्क बोलो, T2 × L/6, 5L/6, बच्चे आया नहीं आया, इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखना तो क्या बन गया, T2 × 5L/6 इज इक्वल्स टू mg × L/2, L ने L को मारा, 2 3 जा 6, देखना तो क्या T2 की वैल्यू 3mg/5 आ गई क्या, अच्छा T2 आ गया तो क्या T1 भी आ जाएगा क्या, क्या T2 को मैं बेटा यहाँ पुट कर दूं क्या, क्या T2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं क्या, तो बताना तो T1 कितना आ जाएगा, 2mg/5, तो मैं आया थोड़ी, पक्का। अच्छा मैंने अभी ये बता, मैंने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करा था, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करा तो T1 निकल के आया, T2 निकल के आया, ध्यान से देख क्या निकल के आया, T2, क्योंकि A1 तो पिक्चर से ही क्या हो गया, गायब, सीधे क्या निकल के आया, T2। अच्छा मैं अगर बी के अबाउट टॉर्क जीरो करता तो T1 निकल के आता, T2 पिक्चर से क्या हो जाता, गायब। क्या सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्या आप कर सकते हैं क्या, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा, टफ करता जाऊंगा, बाकी कंसेप्ट यही रहेगा। क्या कंसेप्ट सबको समझ में आया। सबसे पहले नेट फोर्स क्या करेंगे, जीरो, फिर नेट टॉर्क क्या करेंगे, जीरो, किस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट आपका मन करे। लेकिन क्या हमें एक बेटर पॉइंट ढूंढना चाहिए क्या, आंसर सबसे आएगा, लेकिन जिससे हमें सबसे कम मेहनत करनी पड़े, तो जहां से रस्सी जारी होगी, क्या उन दोनों में से कोई एक पॉइंट लेंगे क्या, कॉपी कर लो। ये डायग्राम हटा दूं क्या बच्चे, बन गया ना डायग्राम, बिल्कुल रफ्तार में करना है तुम्हें, आज जितने ज्यादा स्पीड में करोगे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे। रॉड का मास है 2 kg, लेंथ है 6 मीटर, ये दूरी गिवन है आपको 2 मीटर, इस वाली रस्सी में टेंशन है T1, इस वाली रस्सी में टेंशन है T2, ये सारा डेटा आपको गिवन है। फाइन T1 एंड T2, mg लगाना मत भूल जाना, रॉड का mg भी लगेगा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना, 15 और 5 सही है बेटा, चेक कर, तूने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी।
सब जने बेटा ट्राई जरूर करो, बैठने से कुछ भी नहीं होगा, कोई भी बैठे नहीं बिल्कुल भी। ट्राई करोगे तो डेफिनेटली होने चालू हो जाएंगे, और बैठे रहोगे डरते रहोगे तो कभी नहीं होंगे। सब जने करो अपने आप, सबसे अपने आप होना चाहिए बच्चे। पहले इक्वेशन बनाओ, एफबीडी बनाओ पहले तो, फिर नेट फोर्स क्या करो, 0, फिर नेट टॉर्क 0 करो। सारी दूरी वूरी तुम्हें दे रखी है। अगला क्वेश्चन अभी थोड़ा अलग है बच्चे, ये हिंज कैसे फोर्स लगाता है अभी तुम्हें नहीं पता है, तो इसको अभी ट्राई मत करना, गलत करोगे वरना। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है, इसको रुक जाओ, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में तुम्हें थोड़ा समझाना है कि ये कैसे फोर्स लगाता है। तुम्हें रस्सी में तो पता है टेंशन हमेशा कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे अभी तुम्हें पता नहीं है। हाँ भाई, बाकी लोग आंसर नहीं आए क्या? कितने लोगों का आंसर आ चुका है? 15 और 5, शाबाश, वेरी गुड। बाकी लोग बेटा कहाँ अटक रहे हो, क्या गड़बड़ कर रहे हो? कंसेप्ट तो सिंपल ही है। चलो एक बार बोर्ड पे देखो, ये T1 ये T2, और एफबीडी में क्या आएगा बोलो, mg। क्या mg 20 हो जाएगा क्या? अच्छा mg कहाँ लगेगा? नहीं नीचे तो लगेगा, कहाँ यहाँ लगा दूं? क्या सेंटर पे लगेगा क्या? मतलब 6 मीटर की रॉड है, मतलब क्या 3 मीटर पे लगेगा क्या? तो भाई mg कितना लगेगा बेटा, 20 न्यूटन। बोल क्या सही लिखा है क्या? चलो आ जाओ, एफ नेट 0 करो, मुझे इक्वेशन बताओ। T1 प्लस T2 बराबर 20। क्या अब नेट टॉर्क 0 करें क्या? अब देख मेरे लिए सिर्फ काम का पॉइंट है या तो ए या बी, और कोई मैं इंटरेस्ट ही नहीं हूँ, मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। तो क्या ए और बी में से किसी के अबाउट टॉर्क 0 कर दें क्या? क्यों ए और बी ले रहा हूँ, समझ में तो आता है ना। ए के अबाउट करूंगा तो पिक्चर से कौन गायब हो जाएगा, T1, क्या निकल के आएगा, T2। बी के अबाउट करूंगा पिक्चर से कौन गायब हो जाएगा, T2, क्या निकल के आएगा, T1। बोल किसके अबाउट करूं? बी के अबाउट लो, बी के अबाउट कर लेते हैं। बी के अबाउट करोगे बच्चे तो T2 का टॉर्क तो क्या हो जाएगा, 0। भाई T2 का तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं। चलो अब बी के अबाउट देखो ध्यान से, क्या 20 का टॉर्क आएगा क्या? और क्या ये दूरी 3 है क्या? क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो क्या ये दूरी 3 है क्या? तो क्या 60 का एंटी क्लॉकवाइज आ गया क्या? 20 × 3। बेटा समझ में तो आ रहा है ना? तो 20 × 3, 60 का एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब ध्यान से देखो, T1 का ये दूरी कितनी हो गई, 4। भाई ये 2 तो ये कितनी हो जाएगी, 4। तो क्या T1 × 4 हो जाएगा क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अरे भाई ये एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा पक्की पक्की बात है क्या आएगा, क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या आएगा, क्लॉकवाइज। बाकी तुम निकाल के देख लो, तुम आर के अलोंग फिंगर्स को रखो, मतलब आर के अलोंग पेंसिल रखो, और देखो T1 कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। सबको समझ में तो आ रहा है? तो भाई क्या लिख दूं बोलो, -T1 × 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिखता हूं, समझ में आता है? एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्या है, क्लॉकवाइज। अच्छा कोई जरूरी है मैं इसको ही पॉजिटिव इसको ही नेगेटिव लिखूं? क्या इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ क्या? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या T1 15 आ गया क्या बेटा? और T1 15 आ गया तो T2 कितना आ गया बेटा, 5। क्या सबको समझ आया? कैसे क्वेश्चन हो पाएंगे? बहुत टफ है, बहुत आसान है, पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट कंसेप्ट। ये सिंपल क्वेश्चंस हो गए, इसे बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं इसे, हिंज। जैसे आप अपने घरों में दरवाजों में देखते हो जो डोर्स होते हैं, डोर्स में क्या हिंजेस लगी होती हैं क्या? भाई जैसे बेटा आप लोग भी देखिए, आपको डोर में एंड में जब आप देखोगे तो 3 कब्जे बोलते हैं हिंदी में उनको। भाई हिंदी में उनको कब्जे बोलते हैं, और इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, हिंजेस। तो बेसिकली ये जो हैं, ये देखो ध्यान से, क्या ये हिंजेस दिख रहे हैं क्या आपको? ये क्या है, हिंजेस। तो अब द थिंग इज दैट कि ठीक है हिंजेस दिख तो रहे हैं, अब ये हिंजेस फोर्स कैसे लगाते हैं? इन हिंजेस को फोर्स, इनको फोर्स लगाने की इनकी कैसी टेंडेंसी होती है, किस तरह से फोर्स लगाते हैं? तो जैसे रस्सी में बड़ा सिंप्लीफाइड था ना, कि हमेशा टेंशन कैसे लगती थी, अवे फ्रॉम द बॉडी। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये कैसे भी फोर्स लगा सकते हैं, कोई ईमान धर्म नहीं है इनका। भाई सिंपल सी बात है ना यार, देख अगर तूने इस डोर को यहां से हिंज कर रखा है,
इस डोर को तूने यहां से क्या कर रखा है, हिंज, ये दो कब्जे लगा, तुम समझ तो रहे हो ना यार हिंज का मतलब। अब तू खुद सोच, अगर मैं डोर को पकड़ के खींचूंगा तो ये हिंज कैसे फोर्स लगाएगा। देखो सबको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं डोर को पकड़ के खींचूंगा तो क्या फोर्स ऐसे लगाएगा क्या, बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर मैं डोर पे लटक जाऊंगा, मैं डोर पे लटक जाऊंगा तो क्या ये हिंज ऊपर फोर्स लगाएगा क्या, मतलब ये हिंज जिस हिसाब से इस पे फोर्सेस लगेगा उस हिसाब से क्या दे देगा, रिएक्शन। भाई जिस हिसाब से इस पे फोर्स लगेगा उसका ये क्या दे देगा, रिएक्शन। तो देखो हिंज का कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन कोई भी देख के नहीं बता सकता, एक बार में कोई भी देख के आपको हिंज का डायरेक्शन नहीं बता सकता, मतलब बताया जा सकता है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन अभी अपन अगर देखेंगे तो अपन हिंज के डायरेक्शन के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो हिंज इज समथिंग लाइक कील, मतलब आपने एक तरह से यहाँ पे डोर को इस जगह फिक्स कर दिया, इस वाले पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कील लगा दी एक तरह से। अब हिंज फोर्स कैसे भी लगा सकता है, ध्यान से देखो, जैसे ये रॉड है, तो ये रॉड अगर मैं इसको छोड़ूं तो क्या इस रॉड की नीचे जाने की टेंडेंसी है क्या, तो क्या ये हिंज को दबाएगी क्या, तो हिंज फोर्स कहां लगाएगी, ऊपर। क्या बात समझ में आ रही है क्या। तो बेटा हिंज का फोर्स के लिए हम करेंगे क्या, हम हमेशा हिंज के फोर्स के दो कंपोनेंट्स मान लेंगे, हम मान लेंगे कि एक Fx और एक Fy। अब हो सकता है किसी केस में Fy क्या हो, जीरो, किसी केस में Fx क्या हो, जीरो, और किसी केस में दोनों ही क्या हो, जीरो, जिसके चांसेस बहुत रेयर है, और किसी चीज जो है केस में हो सकता है दोनों ही क्या हो, नॉन जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तुमने हिंज बनाया है इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये ऐसे भी फोर्स लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे भी, क्या ये सारे डायरेक्शंस में फोर्स लगा सकता है क्या, दैट डिपेंड्स ऑन दी, वो काय पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसी सिचुएशन जो है क्रिएट कर रहे हो, तुम जो है डोर को खींच रहे हो, उस पर लटक रहे हो, या खींच भी रहे हो, लटक भी रहे हो, क्या हो रहा है उस पर बेसिकली क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे अगर तू लॉजिकली सोच तो ये जो डोर है, इस डोर का क्या एमजी लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है, तो उस एमजी को सोच क्या हिंजेस फोर्स लगा के बैलेंस कर रहे होंगे क्या, अरे भाई ये जो डोर तुम्हारा है इस डोर के एमजी को कोई ना कोई चीज तो बैलेंस कर रही है ना, तो कौन बैलेंस कर रही है, हिंजेस, कहां फोर्स लगा रही होगी, ऊपर। क्या बात समझ में आ रही है क्या। तो भाई हमें समझना यह है कि सर ये हिंज जो है ये कैसे भी फोर्स लगा सकता है, अगर आप देखो इस तरह से आप रॉड यूं करोगे तो आपने हिंज को दबाया ऐसे, तो ये फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे। क्या बात समझ में आती है। तो सर अब करें क्या, कहीं भी फोर्स लग सकता है तो हम कैसे बचें इससे, तुम करो क्या, तुम हिंज फोर्स के हमेशा कितने कंपोनेंट मान लो, दो, तुम उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मान लो। सपोज मैंने हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट मान लिए बेटा, Fx और Fy। अब मैंने Fx और Fy मान लिया, हो सकता है मेरा Fx क्या हो, जीरो, फॉर अ गिवन सिचुएशन हो सकता है Fx क्या हो, जीरो, हो सकता है Fx भी नॉन जीरो हो, Fy भी नॉन जीरो हो, तो क्या मेरा नेट हिंज फोर्स ऐसा कुछ आएगा क्या, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। अच्छा अब तू ये भी तो कह सकता है सर आपने जब ये Fx और Fy लिए तो इस डायरेक्शन में तो ठीक है, हमने मान लिया हिंज फोर्स आ जाएगा, लेकिन सर अगर मेरा हिंज फोर्स ऐसे लग रहा होता सर तो फिर तो आपका तो डायरेक्शन गलत हो गया। ऐसे केस में तेरा Fy क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। जैसे ही Fy नेगेटिव निकल के आएगा तू समझ जा फोर्स ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, नीचे। Fy नेगेटिव आने का मतलब है वो चीख चीख के कह रहा है कि हिंज फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, नहीं आया। अच्छा Fx अगर नेगेटिव आ गया तो हिंज फोर्स कहां लग रहा है, क्या हिंज फोर्स राइट साइड लग रहा है क्या, अरे मेरी बात समझ में आ रही है। सपोज कर मैंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में Fx और Fy ऐसे दिखाए, जब डायग्राम बनाया तो मैंने ऐसे दिखाए, मैं हमेशा Fx और हिंज फोर्स जब भी मुझे दिखाना होगा क्या मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिखा दूंगा क्या, एक को x बोल दूंगा एक को y। अब तुम्हें कैसे ही बना लो, तुम Fy तुम्हें ऊपर बनाना है ऊपर बनाओ, नीचे बनाना है नीचे बनाओ, पीछे बनाना हो Fx पीछे बनाओ, आगे बनाना हो Fx आगे बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे। सपोज कर मैंने अभी ये बनाया और ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन मान ले मेरा Fy निकल के आता -5, कितना निकल के आता, -5, तो मैं देखते ही समझ जाऊंगा कि यार मैंने Fy का डायरेक्शन क्या माना है, गलत, Fy कहां लग रहा है, नीचे। अच्छा अगर मेरा +5 आता तो जो मैंने माना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या तुम्हें बात समझ में आई। कुछ नया नहीं करना अपने को, हमें समझना क्या है कि सर हिंजेस बेसिकली या कील, हिंजेस बेसिकली या कील, और कील तो सर कैसे भी फोर्स लगा सकती है, डिपेंड करता है कि उस कील पर किस तरह से फोर्स लग रहा है। तो सर हिंज किसी भी तरह से फोर्स लगा सकती है, तो हिंज से निपटने का तरीका क्या है, वी विल ऑलवेज टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स Fx एंड Fy। तो अब जो भी आपका रिजल्टेंट होगा निकल के आ जाएगा। हो सकता है किसी केस में Fx क्या आ जाए, जीरो, ठीक बात है, हिंज कैसे फोर्स लगा रही है, सिर्फ वर्टिकल फोर्स लगा रही है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। चलो आओ इस क्वेश्चन को मिलके करते हैं, फिर इससे बढ़िया क्वेश्चन मैं तुम्हें अगला दूंगा, वो तुम ट्राई करना। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम मुझे क्या बनाना होगा, FBD। सबसे पहला काम क्या करना है, FBD। चलो तो क्या Fx और Fy बना दिए क्या मैंने,
हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? है हाँ हाँ, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सही तो बोल रहा है, जो फ्री बॉडी डायग्राम ही तो होता है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? जो और कुछ होता है क्या? है चलो, तो ध्यान से देखो। तो Fx और Fy, चलो मुझे बताते जाओ, तुम लोग करो जो बताओ FBD में और क्या क्या दिखाऊं? क्या क्या दिखाऊं? mg कितना? 70 न्यूटन। कहाँ लगेगा? अबे नीचे तो लगेगा यार। अबे mg ऊपर लगाओगे क्या? पागल हो गया तुम? कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या 5 मीटर की दूरी पे है? मतलब ये तेरा क्या हो गया बेटा? बोल 70। और बोल क्या इस रस्सी में टेंशन आएगी क्या? क्या आ गई? टी। अब ध्यान से देख भाई, क्या एफबीडी कंप्लीट हो गया क्या? भाई हिंज फोर्सेस शो कर दिया सर, जैसे आपने बताए थे। mg दिखा दिया सर हमने, टेंशन दिखा दी। क्या बात समझ में आती है? चलो, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बांध रखा है आपने। यहां से हिंज कर दिया, वहां से बांध दिया, रॉड रेस्ट पे, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स क्या कर दूं? बोलो 0। अब नेट फोर्स जब तू 0 करेगा तो तुझे एक्स डायरेक्शन में अलग करना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में अलग करना पड़ेगा। चलो, एक्स डायरेक्शन में मुझे देख के बताना, क्या सिर्फ एक ही फोर्स है क्या? तो डेफिनेटली एफ एक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि भाई एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अब मान ले अगर और कोई फोर्स होता, तो मान ले एक राइट की तरफ फोर्स होता, मैं यहाँ पे इस रॉड को पकड़ के क्या कर रहा होता? खींच रहा होता। मान ले मैं इस रॉड को पकड़ के क्या कर रहा होता? खींच रहा होता 5 न्यूटन से, तो एफ एक्स कितना हो जाता? कितना हो जाता? 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी एफ एक्स क्या है? इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो एक्स डायरेक्शन में अभी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। चलो, वाई डायरेक्शन में बोलो इक्वेशन। T प्लस एफ वाई इज इक्वल्स टू 70। क्या डाउट आता है क्या इसमें? T प्लस एफ वाई किसके बराबर हो गया बेटा? 70। क्या सबको यहां तक बात क्लियर हुई क्या? अब ध्यान से देख, अननोन कितने हैं? 2 या 1? और इक्वेशन कितनी है? ये भाई टी भी अननोन, एफ वाई भी अननोन। तो अननोन तो 2 हैं और इक्वेशन कितनी है? 1। बचा है बोल। नहीं नहीं, डिपेंड करता है ना, उससे पहले ही हिंज फोर्स आ गया ना भाई। रस्सी में खिंचाव तो तब आएगा ना जब रस्सी में खिंचने की टेंडेंसी आएगी। तो पहले हिंज ने कुछ ना कुछ जोर लगाया अपना। अब हिंज उसको बैलेंस नहीं कर पाया, फिर भी रॉड के नीचे जाने की टेंडेंसी थी, तब रस्सी खींचेगी ना। रस्सी में तनाव कब आता है? रस्सी में टेंशन कब आती है? जब रस्सी क्या होती है? स्ट्रेच। अभी मान ले एक रस्सी है ना, वो ऐसे पड़ी हुई है, क्या उसके अंदर टेंशन आएगी क्या? नहीं भाई, ये ऐसी बात है। एक ब्लॉक, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? मान ले 15 न्यूटन। रस्सी में टेंशन बोल कितनी आएगी? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है मैंने, सब जने बताओ। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 15, रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? क्या आएगी? 0। क्योंकि तुमने 10 लगाया, तो क्या ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे 10 लग जाएगा क्या? मतलब ब्लॉक की आगे जाने की टेंडेंसी नहीं है। नहीं है मतलब रस्सी में कोई खिंचाव ही नहीं है। नहीं है मतलब रस्सी में टेंशन क्या है? 0। अच्छा, अभी ध्यान से देख, एफ लिमिटिंग कर दिया 5। एफ लिमिटिंग कर दिया 5। अब बोल, क्या फ्रिक्शन पहले अपनी जान लगाएगा? पूरी जान लगाएगा, लेकिन क्या रोक पाएगा? तो क्या ब्लॉक की आगे जाने की टेंडेंसी आएगी? तो क्या रस्सी में खिंचाव आएगा? क्या रस्सी में टेंशन आएगी? क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? चलो, तो ध्यान से देखो, टी प्लस एफ वाई किसके बराबर हो गया? बोलो 70। चलो, अब आ जाओ नेट टॉर्क। नेट टॉर्क, अब देखो, तुम्हें मैंने अभी तक नेट टॉर्क की कहानी क्या बताई थी? कि भाई जहां से रस्सी पास कर रही हो वहां से तुम नेट टॉर्क क्या कर दो? 0। अब उसको और बेटर तरीके से समझो। भाई हम ये जानते हैं कि हम जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करेंगे, तो उस पॉइंट से जितने भी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही होंगी, क्या वो पिक्चर से गायब हो जाएंगे क्या? जिस भी पॉइंट के अबाउट तुम नेट टॉर्क 0 करोगे, तो वहां से जिन जिन फोर्सेस की क्या पास कर रही होंगी? लाइन ऑफ एक्शन, क्या वो पिक्चर से गायब हो जाएंगे? तो हमें सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन चाहिए। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए जिससे मैक्सिमम फोर्सेस की क्या पास कर रही हो? लाइन ऑफ एक्शन, जिससे उन सबका काम क्या हो जाएगा? खत्म। नहीं आया? पक्का? अब मुझे ध्यान से देख के बता, मुझे यहाँ पे देख 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ए, ओ और बी। सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा है? क्या ए है क्या? ए के अबाउट टॉर्क अगर 0 करूंगा तो क्या एफ एक्स और एफ वाई पिक्चर से बाहर हैं क्या? क्या सीधे टी निकल के आएगा क्या? तुम्हें नहीं आया? बात समझ में आ रही है? तो हमेशा इट्स अ स्पीड एनहांसिंग ट्रिक। व्हाट इज द स्पीड एनहांसिंग ट्रिक? स्पीड को बढ़ाने का तरीका क्या? उस पॉइंट को खोजो जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रही हो? पास। ऐसा करने से उन सभी फोर्सेस को पिक्चर से हम क्या कर देंगे? बाहर।
तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी। चलो हाँ, आ जाओ। तो बढ़ नेट गया। टॉर्क किसके अबाउट जीरो कर रहा हूं, बोलो मैं ए के अबाउट। बोलो ए के अबाउट एफ एक्स का टॉर्क, कुछ एफ भी आई का नहीं दिख टॉर्क। रहा। अरे भाई पक्की बात है सर, इनका तो क्यों फालतू में टाइम पास, इनका टॉर्क क्या आएगा 0। चलो 70 का टॉर्क, अब ये 70 सेंटर ऑफ मास है, दूरी कितनी 5, तो बोल 70 इंटू 5, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो -70 इंटू 5। बेटा मैंने सही लिखा है ना। चल इस ए पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क बोल, दूरी बोल, दूरी, दूरी कितनी, तो क्या हो जाएगा T इंटू 7, T इंटू 7। नहीं आया क्या, पक्का पॉजिटिव का नेगेटिव का, क्योंकि क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या, तो प्लस T1 इंटू या T इंटू 7 क्या इज इक्वल्स टू 0। तो देखना तो क्या टेंशन 50 आ गई क्या, तो मैं समझ में तो आ रहा है ना, टेंशन कितनी निकल के आ गई 50। अच्छा टेंशन 50 आ गई तो क्या एफ वाई भी आ गया क्या, एफ वाई कितना आ गया 20। क्या बहुत टफ है, क्या बात समझ में आई। मतलब जो है हमें समझ में आ रहा है कि सर हिंज फोर्स देखते ही बिल्कुल घबराना नहीं है हमें, हमें सिंपली एफ एक्स और एफ वाई ड्रॉ कर देने हैं, फिर बाद में निपट लेंगे सर। हो सकता है एफ एक्स 0 हो जाए, हो सकता है दोनों ही नॉन जीरो। अब अगर मुझे नेट हिंज फोर्स लिखना है, नेट फोर्स बाय द हिंज अगर मुझे लिखना है, तो क्या दिस इज द करेक्ट वे, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, क्या दिस इज द करेक्ट वे, बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट इस केस में क्या हम जानते हैं एफ एक्स 0 आ गया है क्या, तो क्या हिंज फोर्स एफ वाई के बराबर ही आ जाएगा क्या। लेकिन अगर मान ले 0 नहीं आया होता और मैं तुझसे नेट हिंज फोर्स पूछता, तो आंसर क्या होता, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। जैसे अगले क्वेश्चन में नहीं आएगा, अगले में दोनों आएंगे, एफ एक्स भी आएगा और एफ वाई भी आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तो एफ एक्स तो क्या हो गया 0, तो हिंज फोर्स आ गया एफ वाई के बराबर विच इज 20 न्यूटन। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो मुझसे। बस जिस बच्चे को ईमानदारी से टॉर्क लिखना आता है ना, उसको लगेगा यार क्या सर मतलब इतना सिंपल चल रहा है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बस ये जो इक्वेशन है ना, ये आनी चाहिए लिखनी, आपको पता लगना चाहिए कि हाँ भाई देखो ये 70, ये दूरी 5 सर, ये कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, सर ये टेंशन, ये दूरी 7 कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बस क्या बेटा, इस साइड से बोल कितना लगाऊं, ऐसे लगा दिया 10 न्यूटन। अच्छा अबे कौन नेगेटिव हो जाएगा, अभी जो बना हुआ है अगर तू ऐसे 10 न्यूटन लगाएगा तो जो बना हुआ है बिल्कुल सही बना हुआ है। नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो तूने खींचा 10 से आगे, तो हिंज कहां से खींचेगा 10 से पीछे। अगर तू इस वाले को ऐसे बना देता, अगर ये वाला 10 न्यूटन तू कैसे बना देता ऐसे, तो तेरा एफ एक्स निकल के आता -10। देखना भाई उसको रट क्यों रहा है, इसको तो तुम, इसको रट क्यों रहा है तू, इसको तो तू सिंपली याद रखना। भाई मान ले ये मैंने 10 ऐसे लगाया, ठीक है, तो पीछे खींच रहा हूं एफ एक्स से, आगे खींच रहा हूं 10 से, नेट फोर्स क्या करना चाहता हूं 0, तो एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए 10 के। ठीक बात है। अभी अगर तेरे कहने पे मैंने 10 ऐसे लगा दिया होता, तो तू बोलता सर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, नेट फोर्स कितना हो गया 10 प्लस एफ एक्स, तो 10 प्लस एफ एक्स इज द नेट फोर्स विच इज इक्वल्स टू 0। एफ एक्स कितना आ गया -10, एफ एक्स -10 चीख चीख के कह रहा है कि बेटा माइनस साइन ये बता रहा है कि जो तेरा एफ एक्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। समझ में आया, मतलब कुछ भी मान ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोर हिंज पे कैसे वर्क करता है, हिंज डोर पे कैसे वर्क करता है, हिंज जो है ये डोर आपका हिंज है यहां से, तो ये डोर का नीचे mg लग रहा है, तो इसको बेसिकली ऐसे घूमना चाहिए, ठीक है, तो हिंज उसको क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है। भाई डोर के mg को कोई ना कोई चीज तो बैलेंस कर रही है ना, किसने पकड़ रखा है ये डोर के mg को, किसने जो है बैलेंस कर रखा है हिंज फोर्सेस ने, तो ये हिंज सारे के सारे कहां फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर। ठीक है, अरे भैया सबको समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन कर लोगे उम्मीद है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
12 kg की रॉड है, दूरी मतलब लेंथ 4 मीटर है, एक रस्सी से बांध रखा है, एंगल 37 डिग्री है, यहाँ पे हिंज लगा रखी है। तुम क्या बताओगे मुझे? हिंज फोर्स बता दो, एक तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज, और दूसरा रस्सी में टेंशन बता दो, इस वाली रस्सी में तनाव बता दो, टेंशन बता दो। खड़ाखट कर दो, सब जने कर सकते हो। शाबाश, वेरी गुड। गलत। 100 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। चेक कर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तो। एक्स एफ वाई दिखा दो, एम जी दिखा दो, फिर टेंशन के भी इस बार कंपोनेंट करने पड़ेंगे क्योंकि एंगल पे हो। शाबाश। हिंज फोर्स नहीं, नहीं इतना टफ नहीं आएगा, हिंज फोर्स भी सिंपल ही आएंगे। एम जी लेना मत भूलना। 100 करो, सब जने करो, सब कर सकते हो। हाँ भाई हीरो, अरे वो कहाँ गया? हाँ, क्या आंसर आया भाई? आ रहा है? हाँ, ये 100 आएगा। एफ एक्स और एफ वाई 80 और 60 आएंगे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। शाबाश। मतलब मैं देखो बिल्कुल तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो इसमें कोई कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं हम। अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से फिजिक्स पढ़ रखी है, किसी को एनएलएम आता है, एफबीडी बनाना आता है, और फिर टॉर्क जो आपको पढ़ाया गया था वो अगर आपने समझ रखा है, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड दीज आर सपोज टू बी वेरी टफ। मतलब आपको जब आप मॉड्यूल करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। आपको ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं मिलने वाला मॉड्यूल में। सर फिर कर क्यों रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। आपको सिंपल सिंपल बस रस्सियां टांग देंगे दो और आपसे जो है टेंशन पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर पाओगे तो डेफिनेटली सोचो, क्या वो तो कर पाओगे या वो भी नहीं कर पाओगे फिर? तो चलो आ जाओ, देखो भाई, जिनका नहीं हुआ सॉल्व अभी तक देखो। हिंज फोर्सेस बनाने का तरीका भाई मैं जानता हूं। क्या मुझे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने हैं क्या? तो भाई मैंने ले लिया, एक तो ले लिया मैंने एफ एक्स, और एक क्या ले लिया बेटा? एफ वाई। मैं तो हमेशा ऐसे मान लेता हूं, अब जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप निकल के आ जाएगा। चलो, क्या 2 मीटर पे mg लगेगा क्या? बोलो कितना लगेगा? 120 न्यूटन। ये रस्सी में टेंशन, तो ये टेंशन के भी कंपोनेंट करो। टी कॉस 37 4t/5, टी साइन 37 3t/5। क्या सबको सही चल रहा है? क्या मैंने सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है क्या? मैंने एफबीडी में सारे फोर्सेस दिखा लिए और सभी को एक्स और वाई के अलोंग क्या कर लिया है? रिजॉल्व। चलो आ जाओ। अब अपन पहले एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करेंगे, और फिर वाई में जीरो करेंगे, और फिर टॉर्क जीरो करेंगे। चलो मुझे बताओ, एक्स में नेट फोर्स जीरो करूंगा क्या बनेगा? बोलो बोलो, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करो। इसमें भी दिक्कत आती है क्या तुम्हें? अरे यार, रॉड को यहां से कोई खींच रहा है कितने से? एफ एक्स, और वहां से कोई खींच रहा है कितने से? 40/5। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है? जितने से मैंने खींचा उतने से ही तुमने खींचा, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो एफ एक्स किसके बराबर हो गया? 40/5। अरे यही तो होता है, ये तो आता है ना लिखना। तो बोलो क्या लिख दूं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 40/5। क्या सबको बात क्लियर होती है? चलो वाई डायरेक्शन में बोलो इक्वेशन, तुम लोग बताओगे। एफ वाई प्लस 3t/5 इज इक्वल्स टू 120। क्या सही लिखा है क्या? अब ध्यान से देखो, इक्वेशन इस बार दो हैं लेकिन अननोन कितने हैं? तीन। एफ एक्स, एफ वाई और टी। क्या तीन अननोन है क्या? और इक्वेशन कितनी है? दो। काम चलने वाला नहीं है।
क्या एक इक्वेशन और चाहिए क्या? कौन मदद करेगा? टॉर्क। भाई अभी तक तो अपन ने सिर्फ अपने पास जो है दो टूल्स हैं, अपने पास दो टूल्स हैं, एक तो नेट फोर्स जीरो और एक नेट टॉर्क जीरो। अभी तक अपन ने सिर्फ एक ही टूल यूज करा है। अब अपनी दूसरी स्टैन गन निकालेंगे अपन। तो अब नेट टॉर्क क्या करेंगे बोलो? जीरो। अब नेट टॉर्क वापस से किस पॉइंट के अबाउट जीरो? क्या इसी के अबाउट कर दूं क्या? इसके अबाउट करने से फायदा क्या? क्या एफ एक्स का टॉर्क जीरो, क्या एफ वाई का जीरो, और लॉजिकली सोच क्या 40/5 का भी जीरो? क्या 40/5 का भी जीरो हो जाएगा क्या? नहीं आया। 40/5 की क्या लाइन ऑफ एक्शन यहीं से ही पास कर रही है क्या? तो 40/5 का भी जीरो, एफ वाई का भी जीरो और एफ टी का भी जीरो। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू दैट पॉइंट देन टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट विल बी जीरो। क्या लॉजिकल है? तो भाई मैं ए के अबाउट नेट टॉर्क क्या कर रहा हूं बच्चों? जीरो। चलो तो अपन लिखना चालू करते हैं। इसका आएगा नहीं, इसका आएगा नहीं। 120 बोल, दूरी कितनी? तो बोल क्या 120 इंटू 2 240 हो जाएगा? क्या क्लॉकवाइज हो जाएगा? तो लिख दूं सीधे -120 इंटू 2। तो ये तो 120 का हो गया। हाँ भाई 40/5 का टॉर्क बोल। 40/5 का क्या हो जाएगा? जीरो। आपको मैंने शायद करके ही बताया था, अगर रॉड ऐसे है, इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो क्या रॉड घूमेगी क्या? टॉर्क का काम क्या होता है? घुमाना। अगर मैं रॉड को पकड़ के ऐसे खींचूंगा क्या रॉड घूमेगी क्या? ये वही तो चीज है, देख ध्यान से। 40/5 क्या रॉड को खींच रहा है क्या? मतलब ये घुमा नहीं सकता। इसकी वजह से रॉड पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हिंज रॉड पे फोर्स कैसे लगाएगी? पीछे। तो हिंज फोर्स तेरा एफ एक्स किसके बराबर आ गया है? 40/5। चलो खैर, हम तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे थे, ये पिक्चर में आएंगे नहीं, ये पिक्चर में आएगा नहीं, इसका मैंने लिख दिया 3t/5 का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट। 3t/5 का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट। दूरी कितनी? क्या 3t/5 इंटू 4 कर दूं क्या? तुम्हें आ नहीं रहा क्या? तो क्या लिख दूं बोलो? प्लस 3t/5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। सबको समझ में तो आया? ये क्लॉकवाइज और वो एंटी क्लॉकवाइज। तो बस 12t/5 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 2। ये 10 टाइम्स हो गया। टी कितना निकल के आ गया तुम्हारा? 100। टी कितना निकल के आ गया तुम्हारा? 100। 20 इंटू 5 कितना आ गया? 100। क्या सबको समझ में तो आया ना? अच्छा अब टी 100 आ गया तो क्या यहाँ पे एफ एक्स निकाल सकते हैं क्या? चलो टी की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 80। अच्छा और क्या यहाँ से हम एफ वाई भी निकाल सकते हैं क्या? भाई 3t/5 कितना बन जाएगा? 60। 120 माइनस 60 60। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? तो एफ वाई कितना आ गया? 60। अब हिंज फोर्स कितना? 60 80 कितना? सबको समझ में आया? हिंज फोर्स इज अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो हिंज फोर्स हो गया तुम्हारा एफ बाय हिंज इज अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर दैट इज 100 न्यूटन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। गुड क्वेश्चन। इसमें मैंने सब चीजें यूज कर ली। मैंने हिंज फोर्स यूज कर लिया, मैंने टेंशन को भी एंगल पे दे दिया, mg आई गया आपका। एवरीथिंग वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। गॉट द कंसेप्ट? ये हो जाए उसके बाद लिखना लैडर प्रॉब्लम्स। लैडर जानते हो ना? सीढ़ी सीढ़ी देखी होगी ना यार सीढ़ी है? उस वाली सीढ़ी की बात नहीं कर रहा मैं जिससे चढ़ के आते हो, वो वाली सीढ़ी नहीं। वो छत पे जो होती है ना ऊपर, वैसी वाली जो सीढ़ी होती है। हैं? हाँ, जिससे हमेशा गिरने का डर बना रहता है, उसी वाली सीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं। मतलब कुछ कुछ लोग तो इसमें भी ऐसे देखते हैं, सर सीढ़ी सर, सर हम तो एरोप्लेन से जाते हैं छत पे, सीढ़ी तो हमारे घर में है ही नहीं। मतलब चलिए तो देखें, ध्यान से लिखें लैडर प्रॉब्लम्स। अब मैं तुम्हें पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद तुम्हें एक न्यूमेरिकल करने को दूंगा। कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझ लो, अगर आप फोकस करोगे कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखो भाई ध्यान से, लैडर प्रॉब्लम्स क्या हैं?
ये मान लो इस तरह से क्या रखी हुई है, सीढ़ी। ठीक है, इस सीढ़ी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इस लैडर का मास है भाई m, इसकी लेंथ है l, और ये एंगल बना रही है थीटा। ये एंगल थीटा बना रही है। अच्छा, आपने सीडी में ये फील भी करा होगा, आपने बहुत बार ये फील करा होगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में कम करता जाऊं कम करता जाऊं कम करता जाऊं तो क्या ये स्लिप कर जाती है क्या? तुमने फील करा होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल सी ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत प्रैक्टिकल सी ऑब्जर्वेशन है। जैसे सपोज करो, सपोज करो जैसे ये हमारी क्या हो गई, लेडर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, लेडर। अब ध्यान से देखो, अभी इसका कुछ एंगल है, मान लो एंगल कितना है 60। कितना एंगल है 60। अभी मैं एंगल कम कर रहा हूं, मैंने 45। निपट गई क्या फाइल इसकी? मतलब एंगल कम करने पे क्या स्लिप कर रही है क्या? देख, अभी ये स्लिप नहीं कर रही। अब मैं जैसे जैसे इसका एंगल कम करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल कम करता जाऊंगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये क्या कर जाएगी, स्लिप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मतलब लेडर को मुझे स्लिप नहीं होने देना, तो व्हाट अबाउट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए, ज्यादा। क्योंकि कम करने पे हम देख रहे हैं सर, जैसे जैसे आप कम कर रहे थे, एक एंगल के बाद ये क्या हो रही थी, स्लिप। समझ में आ रहा है तुम्हें? अब इसी को अपने को समझना है डिटेल में, इसी को डिटेल में हमें समझना है कि भाई आइए इस लेडर का हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एफबीडी। तो आपको क्या क्या गिवन है, देखो बेटा, ये वाली जो वॉल है ये क्या है, स्मूथ। जो फर्श है ये क्या है, बोलिए, रफ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले सकते हैं हम। तो ये रफ हो गया, ये वाली वॉल स्मूथ है, और ये लेडर इस तरह से रखी हुई है। बोलो लेडर का नीचे क्या लगेगा? अरे क्या लगेगा, कहां लगेगा? सेंटर ऑफ मास। मतलब ये एल लेंथ है तो क्या L/2 पे लगेगा क्या? तो L/2 पे क्या लगेगा, बोलो, mg। अच्छा, अब मुझे बताओ ये वाली दीवार क्या लगाएगी? ये वाली दीवार क्या लगाएगी, नॉर्मल। क्या परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस? अभी बना लेना, क्या ये N1 लगेगा क्या? अच्छा बोलो, ये फर्श भी क्या नॉर्मल लगाएगा क्या? भाई डेफिनेटली, दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होती हैं और एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं तो क्या नॉर्मल पिक्चर में आता है क्या? तो ये फर्श भी नॉर्मल रहेगा। इसको क्या मैं N2 बोल सकता हूँ क्या? अब मुझे लॉजिकली सोच के बताया, इस लेडर के इस वाले एंड की टेंडेंसी कहाँ स्लिप करने की है, अंदर या बाहर? बाहर स्लिप करने की, मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर। सबको समझ में आता है ना? वो देख हंसिया, उसको समझ में आ गया सर क्या बोलने वाले हैं। क्या लेडर कभी अंदर स्लिप कर सकती है क्या? अंदर स्लिप कर सकती है क्या? डर जाएंगे हम अगर अंदर स्लिप कर जाएगी तो। ठीक है, तो लेडर अंदर स्लिप नहीं कर सकती, लेडर की स्लिप करने की टेंडेंसी कहाँ है, बाहर। बाहर तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर। एक्सपर्ट हो गए हैं बहुत सारे जने तो। चलिए भाई, क्या यहाँ तक सबको बातें समझ में आई क्या? N1 N2 mg और फ्रिक्शन। अच्छा, लेडर अभी स्लिप करी नहीं है, करने की टेंडेंसी है। इस फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक या काइनेटिक? अगर कर जाती तो कौन सा, काइनेटिक। बात समझ में आती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा क्या? लिमिटिंग नहीं होगा। लिमिटिंग तो स्टैटिक की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। हमें पता नहीं है अभी, जितने की जरूरत होगी उतना लग रहा होगा। ये ऐसी बात है, देखो ध्यान से, तुम्हें एनएलएम में शायद बताया होगा मैंने। मान ले लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया 50 का, बोल फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या सबको समझ में आता है? क्या फ्रिक्शन 100 लगेगा क्या? 100 तो मैक्सिमम वैल्यू है, जरूरत पड़ने पे 100 तक लग सकता है। अभी कितने की जरूरत है, 50। कितना लगेगा, 50। अच्छा, मैंने इसको 80 कर दिया, अभी कितना? बात समझ में आ रही है? तो अभी हमें समझना ये है कि ये जो फ्रिक्शन है, दिस इज नॉट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन स्टैटिक इन नेचर है, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। जितने की जरूरत होगी उस हिसाब से अपने को क्या कर लेगा, एडजस्ट। और मान लो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड होगा वो इतना ज्यादा हो गया कि वो लिमिटिंग से भी क्या हो गया, ज्यादा, तो ये लैडर क्या कर जाएगी बच्चे, स्लिप। क्या सबको समझ में आता है? चलो, तो भाई हमने लैडर का एफबीडी बना लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट एफबीडी सर। दीवार ने नॉर्मल लगाया, फर्श ने नॉर्मल लगाया, लैडर का खुद का एमजी लगा, और इस एंड की टेंडेंसी बाहर जाने की तो क्या लगा, फ्रिक्शन। अभी लैडर बढ़िया रेस्ट पे, कोई स्लिप लिप नहीं कर रही, मतलब क्या लैडर इक्विलिब्रियम में है क्या? रेस्ट पे कोई चीजें मतलब काय में है, इक्विलिब्रियम। चलो आओ अपन नेट फोर्स जीरो करेंगे और नेट टॉर्क क्या करेंगे, जीरो। आइए, तो ध्यान से देखिए, नेट फोर्स जीरो। अगेन यहाँ पे भी दो डायरेक्शन है भाई, एक्स डायरेक्शन और वाई। चलो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करो, मुझे बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं, बोलो, वाई, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन बोलो। अरे ये भी नहीं बोल पा रहे क्या तुम लोग? हाँ भाई, N2 इज इक्वल्स टू mg। इसमें डाउट आता है तो बोलो ना फिर।
N2 इज इक्वल्स टू mg। खाना वाना खा के नहीं आए क्या आज? हैं? क्या मिला था आज मैथ्स में? दाल? पानी वाली दाल? दाल में तो पानी डलता ही है। अच्छा तुम्हें गाड़ी डाल देते वो भी अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें सर पानी में, लेकिन थोड़ी तो दाल होनी चाहिए। तो N2 किसके बराबर आ गया बोलो? mg। सबको समझ में आया? चलो x डायरेक्शन में बोलो, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में N1 किसके बराबर? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो N1 किसके बराबर? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या तुम्हारा N2 तो सीधे निकल के आ गया क्या? N2 तो मेरा आ गया, N2 किसके बराबर हो गया? mg। और N1 और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दोनों इक्वल हैं क्या? लेकिन इनकी वैल्यू अभी निकल के नहीं आई। इक्वल हैं दोनों इतना पता लग गया, लेकिन वैल्यू अभी निकल के नहीं है। तो भाई नेट फोर्स तो जीरो हो गया। अब क्या नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा? किस पॉइंट के अबाउट करूं? देखो मेरे को दो तीन ही पॉइंट अच्छे दिख रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। समझ गए क्या? क्या ये बेस्ट पॉइंट है क्या? क्यों क्यों? दोनों की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से ही क्या कर रही है? पास। तो इस पॉइंट के अबाउट करने पे क्या इसका भी, ये भी पिक्चर से गायब हो जाएगा? क्या ये भी पिक्चर से गायब हो जाएगा? पिक्चर में सिर्फ कौन रहेगा? mg और n1। क्या सीधे n1 निकल के आ जाएगा? कुछ आ थोड़ी रहा है। चलो तो नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो कर दूं बोलो? ए पॉइंट के अबाउट जीरो। चलो बोलो, बोलो भाई इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, टॉर्क थोड़ी आएगा भाई। चलो अब mg का टॉर्क। अब याद कर, तुझे टॉर्क की मैंने दो फॉर्म पढ़ाई थी। मैंने क्या क्या पढ़ाई थी? r इंटू एफ परपेंडिकुलर, f इंटू आर परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला था? जो टेढ़ा हो क्या उसके कंपोनेंट करने चाहिए क्या? यहाँ पे ध्यान से देख, क्या mg सुंदर है क्या? mg ब्यूटीफुल है या नहीं है? ब्यूटीफुल है? अरे mg सुंदर है या नहीं है? mg वर्टिकल लग रहा है सर, इसको काहे को फालतू में कंपोनेंट करके डिस्टर्ब करे? क्या r टेढ़ा मेढ़ा है क्या? क्या मुझे r का कंपोनेंट करना चाहिए? अब मुझे r का वो कंपोनेंट चाहिए जो mg के क्या हो? परपेंडिकुलर। ध्यान से देख, ये वाला होगा या ये वाला होगा? क्या ये वाला होगा क्या? क्या ये l/2 है क्या? तो l/2 cos थीटा या sin थीटा? l/2 cos थीटा। सर फॉर्मूले में तो sin थीटा आता था, फॉर्मूले में तो sin थीटा आता था ना? क्या मैंने उस समय बोला था क्या? नहीं बोला था? मैंने बोला होगा उस समय कि रटना है तो क्या रटो, हमें हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर। वो डिपेंड करता है कि थीटा मैंने कहां से दिया है। हो सकता है मैंने थीटा कुछ ऐसा दिया हो कि कॉस वाला कंपोनेंट क्या बन जाए? परपेंडिकुलर। हो सकता है मैंने थीटा कहीं से दिया हो जिससे साइन वाला कंपोनेंट क्या बन जाए? परपेंडिकुलर। नहीं बोला था क्या? नहीं बोला था तो आज बोल दिया। भाई हमें क्या याद रखना है? f इंटू आर परपेंडिकुलर। हमें r का वो कंपोनेंट लेना है जो f के क्या है? परपेंडिकुलर। अब वो भले ही कॉस वाला हो भले ही साइन वाला हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखो, mg तो बड़ा सुंदर है ही, और हमने r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, दैट इज l/2 cos थीटा। और ये भी देख लो घुमाएगा कैसे, घुमाएगा कैसे देखो ध्यान से। क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या? सबको करना तो आ गया ना ये? चलो तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो करो। क्या लिखूं बोलो? mg इंटू l/2 cos थीटा। बच्चों देख लो अच्छे से, समझ में आता है? चलो mg का टॉर्क लिख दिया ए के अबाउट। अब कौन बच रहा है बोलो? n1। क्या n1 इज अगेन ब्यूटीफुल? पक्का? हॉरिजॉन्टल है, इसके कंपोनेंट करके क्या करोगे? तो ये हैंडसम है या नहीं है? अच्छा सर हैंडसम है, मुझे लगा शायद तुम्हें ब्यूटीफुल ज्यादा अच्छा लगेगा। तो n1 जो है, क्या n1 हॉरिजॉन्टल है क्या? अब हमें r का वो कंपोनेंट लेना है जो n1 के क्या हो? परपेंडिकुलर। क्या ये l है क्या? क्या ये l cos थीटा? क्या ये l sin थीटा? भाई ये l ये थीटा, तो ये क्या होता है? l cos थीटा। ये क्या होता है? l sin थीटा। और क्या ये n1 है क्या? तो ये r परपेंडिकुलर हुआ क्या? पक्का? चलो ध्यान से देखो, क्या टॉर्क आपका क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? क्या टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? सबको समझ में तो आ रहा है? तो क्या लिख दूं बोलो? माइनस, तुम बताओ, n1 इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। नेट टॉर्क क्या कर दिया? जीरो। यहां से ध्यान से देखो, एल एल तो कैंसिल हो गए, n1 क्या निकल के आ गया? mg/2 cot थीटा। mg/2 cot थीटा। क्या यही निकल के आएगा क्या? अच्छा n1 आ गया तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ गया क्या? मतलब इस रॉड पे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है बच्चे?
mg/2 cot थीटा, mg/2 cot थीटा। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? मैंने FBD बनाया, Fx 0 करा, Fy 0 करा, नेट टॉर्क 0 करा। एक सेकंड, अभी 2 मिनट और रुक जाओ। अब इन क्वेश्चंस में तुमसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड द म्यू मिनिमम। कम से कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो? भाई आपका फ्लोर रफ है तो कम से कम म्यू कितना हो कि ये लैडर काय पे रहे? इक्विलिब्रियम। इससे कम म्यू होगा तो लैडर क्या कर जाएगी? स्लिप। अब इसका तरीका क्या? क्या बच्चे इतना फ्रिक्शन चाहिए क्या? अगर इस रॉड को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो क्या दिस मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड? और जो रिक्वायर्ड है वो लिमिटिंग से क्या होना चाहिए? कम। क्या मैंने पहले ही बोली है बात? इतना फ्रिक्शन चाहिए और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। क्या लॉजिकल है क्या? तो भाई दिस मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। सर अभी हमारा सिस्टम रेस्ट पे था तो इतना फ्रिक्शन लग रहा था, मतलब इतने फ्रिक्शन की हमें आवश्यकता है और जो है वो लिमिटिंग से क्या होनी चाहिए? कम, तभी मिल पाएगा। तो भाई दिस स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग। अच्छा एफ लिमिटिंग ध्यान से देखो, क्या म्यू इंटू N2 हो जाएगा क्या? एफ लिमिटिंग म्यू इंटू N1 या म्यू इंटू N2? पक्की बात है भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन लिख रहे हो तो क्या यही वाला नॉर्मल लोगे क्या? तो एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा? बोलो म्यू इंटू N2। अरे क्या लॉजिकल है क्या? अच्छा बोलो N2 किसके बराबर आया था? तो म्यू इंटू mg। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना चाहिए था? mg/2 कॉट थीटा। बच्चे समझ में तो आ रहा है ना? क्या mg ने mg को मार दिया? म्यू क्या निकल के आ गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ? ये या इससे, अरे ये या इससे ज्यादा, मतलब कम से कम म्यू कितना होना चाहिए? कॉट थीटा बाई 2। तो भाई अगर आप लैडर को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो तो कम से कम इतना म्यू होना चाहिए। इतना फ्रिक्शन चाहिए और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं तुम्हें इस पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, एक सबसे अपने आप होना चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई? डेफिनेटली होगा। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता क्या है ना कि ये जो वॉल होती है ना ये भी स्मूथ नहीं होती, ये भी क्या होती है? रफ। प्रैक्टिकल वो इसको रफ लेने से क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए उसको लिया नहीं अपन ने, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ये बस वॉल भी रफ हो जाएगी तो उसके हिसाब से कंडीशन और थोड़ी सी वेरी कर जाएंगी। ठीक है, फिर भी लेकिन काफी क्लोज आ जाएगा इससे आपका। हो गया? विनोद कॉपी कर लिया? क्या बात कर रहा है? तो जब मैं समझा रहा था तू कॉपी कर रहा था? अभी लिखा है? सुपरमैन है तू यार। दे दिया जाए क्वेश्चन, हो जाएगा? तो लिखो क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, यहीं पे दे देता हूं। लेडर का मास मान लो है 6 kg। और अच्छा मान लो मैं लेडर की लेंथ नहीं दूं, मैं ऐसे दे देता, मान लो ये दूरी हो गई 6 और ये कितनी हो गई बेटा? 8। तो लेडर की लेंथ क्या आ गई? 10। और मैंने थीटा भी नहीं दिया। टेन थीटा 6/8, 3/4, 37 डिग्री। क्या बात समझ में आती है क्या? तो एक लेडर है, ये 6 है, ये 8 है, लेडर का मास 6 kg है। फाइंड N1 N2 Fs म्यू मिनिमम। हाँ N1 तो ठीक है, N1 या N2? N1 ठीक है, वेरी गुड। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे। हाँ बेटा बोल। क्या बेटा? मिनिमम एंगल निकालना हो जिसपे क्या रॉड जो है स्लिप कर जाएगी, उसके लिए फिर तुझे म्यू डिफाइन करके देना पड़ेगा। फिर जब हम मिनिमम एंगल की बात करेंगे तो हम फ्रिक्शन को क्या लेंगे? लिमिटिंग के बराबर। देख सिंपल है, जो तू पूछ रहा है कुछ भी नहीं है। अभी हमने किसको निकाला? म्यू को निकाला। हमने म्यू बोला कम से कम इतना म्यू होना चाहिए।
अब मान ले मैंने क्वेश्चन में म्यू फिक्स कर दिया, मैंने कह दिया भाई सरफेस के लिए म्यू तो यही रहेगा, है ना। अब उस म्यू के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थीटा आ जाएगा दैट विल बी दी मिनिमम एंगल। हो गए सारे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। किसका बेटा, फॉर्मूला याद नहीं करना बच्चे, फॉर्मूला याद नहीं करना। फॉर्मूला याद करते ही क्या है, धज्जियां उड़ जाएंगी। कैसे, अभी सोच, क्वेश्चन तो मैं बना रहा हूं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी मैं अगले क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दूंगा, मैंने यहाँ पे एक बालक खड़ा कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक बालक और खड़ा कर दिया, तो mg रॉड का भी लग रहा है और बालक का भी लग रहा है। क्या पूरा जो सबको चेंज हो गया क्या। अब जब तू टॉर्क लेगा तो इस वाले mg का भी आएगा और बालक के mg का भी आएगा। तो रटने से कुछ नहीं होगा, रटना है तो क्या रटो स्टेप्स। सर सबसे पहले एफबीडी बनाऊंगा, सर एक्स में फोर्स जीरो करूंगा, सर वाई में फोर्स जीरो करूंगा, उसके बाद टॉर्क लूंगा, सर टॉर्क इस वाले पॉइंट के अबाउट लूंगा, सबसे अच्छा पॉइंट है। इससे सर काफी सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। फिर अगर मुझे म्यू मिनिमम निकालना होगा तो मैं पता लगा लूंगा सर इतना फ्रिक्शन लग रहा है, इतना फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। बस ये रटो और कुछ मत रटो, क्योंकि क्वेश्चन कैन चेंज। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई वो बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं अगर ये फॉर्मूला रट लूं तो क्या काम बन जाएगा क्या, नहीं, अगले क्वेश्चन में तुम ढेर हो जाओगे। तुम्हें देता हूं, देखो मैं अगला क्वेश्चन, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। सब कुछ फाइंड कर लो जो जो कर सकते हो, N1 N2 फ्रिक्शन म्यू मिनिमम, सब निकाल लो जो जो निकाल सकते हो। अरे कौन है, कौन खिकी कर रहा है, हैं? ये विनोद कर रहा है क्या मस्ती। हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर आ चुका है। अरे बाकी लोग कर क्या रहे हो भाई, हैं? अबे निकालने का मन नहीं कर रहा है तेरे को, हैं? तेरा निकालने का मन नहीं कर रहा, मेरा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। भाई मन है ना, कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा है, स्वैग है यार, मतलब आज सर निकालने का मन नहीं है, आज नहीं सर। गजब यार। हाँ बेटा, आ गया आंसर, आ गया पड़ोसी। हाँ भाई, ऐसे ही। अबे अजीब अजीब कुछ नहीं होता, मैं तेरे को गरीब बना दूंगा, अजीबो गरीब। कहाँ है नोट्स कॉपी, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ लिखा है तूने। और वो जो मैंने वो एंगल वाला क्वेश्चन दिया था वो कहाँ है। आजा बेटा, आगे आजा, उस बालक के पास बैठ जा, आके जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। समझ में आ गया मुझे तेरी राम कहानी। हाँ भाई, हाँ हाँ, तो वहां जाके बैठ जा, और मेरी आंखों के सामने ही रही हो तू, कलाकार है तू। हाँ ये है भाई, अच्छा बच्चा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, करा तो है ना कम से कम, कुछ तो ऐसे नालायक है मतलब मजे से बैठे हैं। शाबाश बेटा। हाँ भाई, हाँ लाला। यार मैं जब आता हूँ तो मैं देखता हूँ सबका पन्ना नया ही चालू हो रहा होता है, मतलब ये भी एक अपने आप में कला है यार। और क्या बात है, क्या नहीं, ये तो ईमानदार है भाई, इसका पीछे भी था। वरना जनरली मैंने देखा है कि बस सर आते हैं और बस पेज नया चालू हो जाता है। हाँ भाई, क्या बात है। कोई उसे सुन लिया। हाँ भाई हीरो, आ गया आंसर, क्या आया। लड़की 50, म्यू क्या आया, म्यू पागल है क्या। वो तो निकाल। N1 N2 निकाले, N1 क्या आया, 80, 80 आ रहा है क्या N1, 40, 40 आ रहा है, तेरा डबल आ रहा है यार। हाँ ये ऐसे पन्नों में क्यों करते हो तुम।
वो कर देता, ठीक है, मतलब नोट्स मेंटेन रखना भाई साहब। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, बस बस बस, ज्यादा भी नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूले से मत कर, जो बेटा सॉल्व करने की कोशिश करा कर। फॉर्मूले से मैंने बताया ना, अभी मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा तो फिर क्या करेगा तो। हाँ भाई हीरो, आंसर नहीं आया है तो लाओ यार आंसर को। हाँ भाई, आ गया बेटा। म्यू कितना आ रहा है? 8/2/3 आएगा यार, 2/3 आएगा। हाँ, अभी रुक जा। हाँ भाई, वो कहाँ गया अपना मन वाला? हाँ ठीक है भाई, आ गया बेटा। हाँ भाई हीरो हीरा लाल। अबे, रफ रफ में आंसर लिख दिया तूने तो, सॉल्व किया है ना? ठीक है चल। हाँ भाई क्रिश। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ भैया, आ गया आंसर। चलो भैया। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? ये बताने तो ये करने वाला। हाँ, अबे नाम बताना। हाँ, ओम नाम है, कितना बढ़िया नाम है यार। ओम जय जगदीश हरे। चलो चलो, देखो ध्यान से, जिनके आंसर नहीं आए बेटा, क्या क्या गिवन था देख। ये कितना था? 6। ये कितना था? 8। तो रॉड की लेंथ कितनी हो गई? 10। रॉड या लेडर की लेंथ कितनी हो गई? 10। और ये वाला एंगल कितना हो गया? 37। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। रॉड की लेंथ कितनी आ गई? 10। चलो आओ एफबीटी बनाते हैं। मैंने रॉड का मास क्या 6 kg दिया है क्या? तो क्या नीचे mg लगेगा क्या? 60 L/2 पे लगेगा क्या? मतलब ये भी 5 और ये भी 5। क्या दीवार N1 लगाएगी क्या? क्या फर्श N2 लगाएगा क्या? क्या इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की बाहर की तरफ होगी क्या? तो क्या फ्रिक्शन अंदर लगेगा क्या? तो भैया आपने क्या बना लिया बोलिए? एफबीडी। कोई फॉर्मूला नहीं रट रखना, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रखा है, आपके सामने सॉल्व करूंगा, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हम नेट फोर्स जीरो करेंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल। तो बोल वर्टिकल में करेंगे तो क्या N2 60 आ जाएगा क्या? तो N2 कितना निकल के आ गया बेटा? 60। और N1 क्या स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा क्या? हाँ ठीक सर। है भाई, अब हम नेट टॉर्क जीरो करेंगे। तो हम इस वाले पॉइंट अबाउट नेट टॉर्क क्या कर देते हैं? जीरो। इसके अबाउट जब नेट टॉर्क जीरो करोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क, N2 का टॉर्क क्या 60 का आएगा? क्या N1 का आएगा? क्या 60 इज ब्यूटीफुल? तो क्या मुझे 5 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहिए? 5 cos 37। ये F तो सुंदर है सर, R का क्या ले लो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो F इंटू आर परपेंडिकुलर दैट इज 60 इंटू 5 cos 37। क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या? तो भाई 60 इंटू 5 cos 37। हाँ भाई, N1 क्या? N1 इज अगेन ब्यूटीफुल। क्या मुझे R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहिए? क्या 10 cos 37 या 10 sin 37, जो कि क्या 6 के बराबर है क्या? 10 sin 37 कितना हो जाएगा? 6। तो भाई कितना हो गया बोलो? -N1 इंटू 6। मैंने माइनस क्यों लिखा समझ में आया क्या? क्योंकि N1 का टॉर्क क्या क्लॉकवाइज आएगा क्या? तो भाई यहां से cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। 5 कैंसिल, क्या है 240 हो गया क्या? तो N1 तुम्हारा आ गया 240/6 दैट इज 40 न्यूटन। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? अच्छा N1 40, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना? N1 40 तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना? 40। अच्छा इतना क्या स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है क्या? और जो रिक्वायर्ड है वो लिमिटिंग से क्या होना चाहिए? कम। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चे म्यू इंटू N2 होगा क्या? तो म्यू इंटू N2, N2 कितना आया था? 60। तो दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। तो 40 इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू 60। तो यहां से म्यू कितना निकल के आ गया?
म्यू निकल के आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब ये या इससे ज्यादा, तो कम से कम अगर आप चाहते हो स्लिपिंग ना हो तो म्यू कितना हो 2/3। बोलो भैया समझ आया। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो अभी नहीं करेंगे अपन, वो आप होमवर्क से करके लेके आएंगे, ठीक है, दैट इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। छुट्टी क्या छुट्टी, उसके बाद क्लास ओवर, अच्छा। बेटा जब पढ़ाई करा कर ना डूब जाया कर, घड़ी तो देखा ही मत कर तू, मतलब तुझे पता ही नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम तो अच्छा, अरे अच्छा सर मतलब टाइम हो गया सर पता ही नहीं चला हमें, ऐसा होना चाहिए, मतलब पढ़ाई में डूब जाना चाहिए। और तुम तो ऐसा थोड़ी पढ़ाई होती है। चलो हैं? अच्छा तुम्हें बता रखा है क्या मैंने? अच्छा ऐसा बच्चा क्या होता है, आइडियल, एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा बच्चा। तो भाई तुम बनो ना ऐसे बच्चे यार। हाँ वही तो। देखो ध्यान से, ये एक लैडर है, लैडर का तुम्हें मास गिवन है 20, और इसकी तुम्हें बेटा लेंथ गिवन है 10 मीटर, और इस पे एक बालक खड़ा हुआ है जिसका मास है 50 kg, और ये जो बालक है ये अपर एंड से 2 मीटर की दूरी पे है, ठीक है बेटा, अपर एंड से 2 मीटर की दूरी पे है। अब मुझे बताओ चेंज क्या आएगा, क्या अभी लेडर का mg लगेगा या नहीं लगेगा, क्या वो 5 पे लगेगा क्या, लेडर की लेंथ 10 दी है तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या वो 5 पे लगेगा क्या, और क्या इस बालक का भी mg लगेगा क्या, क्या वो 2 मीटर पे लगेगा क्या, अरे 2 मीटर पे खड़ा है तो 2 मीटर पे ही लगेगा। और वही सेम n1 वही n2 वही स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बाकी सारी चीजें सेम है क्या, मतलब अब हमारा क्या एक फोर्स और बढ़ गया है क्या, बाकी सब चीजें क्या है सेम, क्या स्टेप्स विल रिमेन सेम। तो इसमें क्या क्या निकाल सकते हो तुम, क्या क्या निकाल सकते हो, n1 n2 स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू मिनिमम, find n1 n2 static friction mu minimum, find normal exerted by the wall on the ladder, n1 है, find normal exerted by the floor on the ladder, n2 है, ठीक है बेटा। चलो भाई खड़ा खट कर लो फिर आगे चलते हैं। नहीं ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन कॉपी कर लो बस केवल, कर लिया। चलिए अब लिखें नेक्स्ट हेडिंग, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। न्यूटन साहब ऐसे हैं कि कोई सा भी चैप्टर ले लो आप, न्यूटन साहब हर जगह हैं, कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ेंगे न्यूटन साहब आपका। आप हीट पढ़ोगे वो हीट में भी आ जाते हैं थोड़ा बहुत, आप वेव्स पढ़ोगे वो वेव्स में भी एक जगह छोटा सा पार्ट है उसमें, वहां पे भी आ जाएंगे न्यूटन साहब। अभी अभी आप फ्लूइड पढ़ोगे तो आप जब विस्कोसिटी पढ़ोगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, वहां पे भी आएंगे न्यूटन साहब। आधे तो परेशानी है कि यार अगर ये न्यूटन नहीं होता तो जीवन कितना आसान होता। चलिए अब बेटा ध्यान से फोकस कर, बहुत ही अब जो अपन पढ़ रहे हैं ना सेक्शन, इस पे बेस्ड मॉड्यूल में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक ये वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया है ऑलरेडी, आपको बस केवल मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होना है। क्या तुम्हें टॉर्क निकालना आ गया है क्या, क्या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, अब कुछ भी नहीं करना, बस हम एक स्टेप सीखने वाले हैं वो हमें अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, तो अभी देखो आप न्यूटन का सेकंड लॉ याद करो, क्या बच्चे यही पढ़ा था क्या तूने, एफ बराबर डीपी बाय डी, अरे क्या यही पढ़ा था क्या। अब बच्चे यहाँ फोर्स की जगह क्या होता है बोल, टॉर्क,
अब यहाँ पे मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम होता है। मैंने अभी तक एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया नहीं है, मैंने एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल भी अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। पढ़ाएंगे आपको, लेकिन क्योंकि मुझे न्यूटन सेकंड लॉ बस स्टेटमेंट आपको दिखानी थी तो इसलिए मैंने ये बोल दिया, बाकी अभी इसका कोई यूज नहीं। तो जैसे वहां पे मोमेंटम होता है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। और बेटा एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, एल, डी एल बाई डी टी। व्हाट इज एल, व्हाट इज एल, एंगुलर मोमेंटम। जैसे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हमने इसके बारे में स्टडी करा नहीं है, ये सिंपली बस हमने केवल रिलेशन एक लिखा है। अच्छा अब याद कर, अगर मास कांस्टेंट होता था, अगर अपन इसको ही आगे बढ़ाएं कहानी को, याद है इसका मैंने तुमको पूरा डेरिवेशन करके बताया था। पी को मैंने mv लिखा था, फिर मैंने बोला था फॉर कांस्टेंट मास एफ नेट बराबर ma, याद आ रहा है? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो v dm बाय dt। ये सब चीजें याद है तुम्हें? तो बेटा यहाँ पे फॉर कांस्टेंट मास क्या हमारा रिलेशन यही निकल के आया था क्या, एफ नेट बराबर ma? अरे ये तो आया था। अब जैसे वहां मास कांस्टेंट, यहाँ मास की जगह कौन होता है? जैसे मास बताता है कितना मुश्किल है चलाना, वैसे ही आई बताता है कितना मुश्किल है घुमाना। अरे नहीं बताता क्या? तो भाई जैसे वहां कांस्टेंट मास, यहाँ पे कांस्टेंट आई, फॉर कांस्टेंट आई। सर कांस्टेंट आई, आई तो कांस्टेंट नहीं होता है, नहीं, आई भी वेरी कर सकता है। जैसे सपोज कर, जैसे सपोज कर, बोतल देना, जैसे सपोज करो ये बोतल, अभी अगर इस बोतल को हम मान ले यहां से इसके बीच में से हमने एक एक्सिस बना दी और इसको हम घुमाएं, तो अभी देख ये जो मास है ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली क्या फैला हुआ है क्या? जैसे ही मैं इस बोतल को घुमाऊंगा क्या पानी बाहर चला जाएगा क्या? क्या आउटर साइड जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो सोच क्या मास एक्सिस के पास है या दूर है? दूर। भाई अभी देख, अभी इसमें से सोच ऐसे एक्सिस पास कर रही है, अभी मास फैला हुआ है, जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा क्या मैक्सिमम मास एक्सिस से दूर चला जाएगा क्या? आई कांस्टेंट रहा या चेंज हो गया? आई वेरी कर रहा है, आई क्या बढ़ गया क्या? आ रही है बात समझ में? अच्छा अभी सर अगर आप रॉड ले लो, अभी इसका आई कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? इसका इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आई क्या है, फिक्स। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका आई क्या है, फिक्स। तो मैं बेटा किन केसेस की बात कर रहा हूं, जैसे वहां पे मास कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, आई। मतलब इफ आई इज कांस्टेंट, उस बॉडी का एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आई क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि आई क्या कर रहा है, वेरी। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं? अरे मतलब इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो अभी अपनी बात छिड़ी गई है यहाँ पे, तो सोचो सपोज करो एक तो एक एग है, वो आप दुकान से लाए एक एग, ठीक है, उसको आप घुमा रहे हो, ठीक है, और एक एग को आपने बॉईल कर लिया, उसको आप घुमा रहे हो। सोचो, अरे अंडा जानते हो ना यार, तो भाई आप इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो खुद सोच तू, जिसको तूने बॉईल कर रखा है उसमें तो जो यॉल्क होगा वो क्या यहाँ पे होगा क्या, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और जिसको तूने बॉईल नहीं करा, जो रॉ एग है, जैसे ही तू घुमाएगा तो सारा क्या मसाला साइड में आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वो जो लिक्विड सा फील्ड होता है क्या वो साइड में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो खुद सोच, मैं तुझसे पूछता कि भैया एक तो रॉ अंडे को घुमाया और एक बॉइल्ड एग को घुमाया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा? बॉइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा सर। किसका ज्यादा होगा? रॉ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तुम्हें नहीं आया समझ में? अरे भाई रॉ अंडे को जब घुमाया तो जो माल था, जो मसाला था, क्या वो वॉल्स पे चला जाएगा क्या? तो क्या एक्सिस से मास दूर हो गया क्या? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? भूख भूख तो नहीं लगी ना? चलिए, तो बेटा जैसे वहां पे हम कांस्टेंट मास लेते थे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉर कांस्टेंट आई, इफ आई इज फिक्स्ड अबाउट अ गिवन एक्सिस। तो जैसे वहां तू एफ नेट बराबर क्या लिखता था, एम ए, यहाँ पे फोर्स की जगह सोच क्या होता है, फोर्स की जगह क्या होता है, यहाँ पे फोर्स की जगह आई होता है, फिर मास की जगह क्या होता है, भाई फोर्स की जगह क्या होता है, टॉर्क। अरे भाई किसी चीज को चलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, फोर्स। घुमाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, टॉर्क। तो जैसे वहां पे एफ नेट, यहाँ पे क्या हो गया, टाउ नेट। मास की जगह बोल आई, सोच ए की जगह अल्फा। तो बस केवल ये एक रिलेशन मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा। टाउ बराबर आई अल्फा। जैसे तुम्हें एफ नेट बराबर एम ए रात के 2 बजे भी याद होता है, ऐसे ही तुम्हें टाउ बराबर आई अल्फा भी याद होना चाहिए।
क्या बात समझ में आई? तो टाओ बराबर आई अल्फा। इस फॉर्मूले के नीचे लिख लो, टाओ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस। अब बहुत सारे महान होते हैं, टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट निकाला है, आई किसी एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो लिख दो तुम लोग स्पेसिफिकली, टाओ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस। टाओ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस का मतलब समझ में आता है ना? जिस एक्सिस के अबाउट मैंने टॉर्क निकाला है, क्या उसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का आई लेना है क्या? जैसे दरवाजा देख, वो एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, तो अगर मैं इस हैंडल पे फोर्स लगाऊं, तो इस फोर्स का क्या टॉर्क मैं एक्सिस के अबाउट लूंगा क्या? तो मैं डोर का आई भी किसके अबाउट लूंगा? एक्सिस के अबाउट। टाओ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस। टाओ बराबर आई अल्फा। अब देखो कुछ नहीं होने वाला, अब क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं? क्या बच्चे तुझे टॉर्क निकालना मैंने सिखा दिया क्या? मैं तुझे आर दे दूंगा, मैं तुझे फोर्स दे दूंगा, तू जानता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर से क्या टॉर्क आ जाएगा क्या? तूने एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल लिया। तेरे को क्या मैंने आई निकालना सिखा दिया एक्सिस के अबाउट, तूने एक्सिस के अबाउट आई, मतलब पूरा चैप्टर अब लिंक्ड होने लगेगा। अभी तक कोई पुराना मैंने कंसेप्ट यूज नहीं करा है, लेकिन अब रोटेशनल मोशन पूरा आपस में यूज होने लगेगा। मेरे को एक्सिस के अबाउट अगर आई पता है, मुझे अगर टॉर्क निकालना आता है, तो क्या उस एक्सिस के अबाउट मेरा अल्फा निकल के आ जाएगा क्या? मतलब कितने एंगुलर एक्सीलरेशन से मेरी बॉडी घूम रही है। आया समझ में? पक्का? 100%? चलिए कॉपी कर लीजिए। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, टाउ बराबर डीएल बाई डी टी। मैंने इस पे अभी बहुत ज्यादा कोई चर्चा नहीं करी है, बिकॉज मेरे को सिर्फ इस रिलेशन का काम था। वो आता कैसे है, इसलिए मैंने यहाँ पे डीएल बाई डी टी लिखा है। एक्चुअल में डीएल आप जब एल पढ़ोगे तो एल होता है आई ओमेगा। क्या होता है बेटा? आई ओमेगा। तो इसको तू लिखेगा डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। अब तेरा आई क्या है? कॉन्स्टेंट, तो आई को बाहर निकालेगा, तो आई डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या बन जाएगा? अल्फा। नहीं आया? पक्का? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो अब आ जाओ, आगे चलते हैं। अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं? मैं तुम्हें एफ दे दूंगा, आर दे दूंगा, तुम टॉर्क निकाल लोगे, तुम्हें उस एक्सेस के अबाउट आई निकालना आता होगा, उसकी हेल्प से क्या निकल के आ जाएगा? अल्फा। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो लिखो एक क्वेश्चन खड़ाखट। A disk of radius 2 meter, a disk of radius 2 meter and I, a disk of radius 2 meter and I 10 kg meter square. A disk of radius 2 meter and I 10 kg meter square, ब्रैकेट में लिख लो, about geometrical axis, about geometrical axis is hinged at its center, is hinged at its center, is hinged at its center. फुल स्टॉप के बाद लिखें इफ इट इज, या लिखो सिर्फ इफ ओमेगा नॉट, इफ ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 40 रेडियन पर सेकेंड, इफ ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 40 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट का मतलब समझते हो ना? मतलब इतने ओमेगा से तुम्हारी डिस्क ऑलरेडी क्या कर रही है? घूम रही है। तो एक डिस्क का तुम्हें मास गिवन है बेटा, सॉरी डिस्क का तुम्हें रेडियस गिवन है 2, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना गिवन है तुम्हें? 10, और वो डिस्क ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितने ओमेगा से घूम रही है बच्चे? 40 रेडियन पर सेकेंड। इतना तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। अब सोच, ये जो डिस्क घूम रही है, किसी चीज को रेस्ट से घुमाना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। और कोई चीज घूम रही है उसको रोकना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। सिंपल सा फंडा है ना, अगर कोई चीज रेस्ट पे है, मैं उसको घुमाना चाहता हूं, मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? टॉर्क। कोई ऑलरेडी चीज घूम रही है उसको रोकने के लिए भी टॉर्क लगाना पड़ेगा क्या? अब मैं जानता हूं क्या टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है क्या? तो सोच, अगर मैं अल्फा पता कर लूं, भाई मुझे आई तो गिवन ही है, अगर मान लो मैं अल्फा पता कर लूं, जैसे मैं बोलूंगा भाई बताओ कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है इसको 5 सेकंड में रोकने के लिए, ऐसा मैं कुछ बोलूंगा मान ले, तो 5 सेकंड में मुझे इसको रोकना है, तो इसका इनिशियल ओमेगा नॉट क्या गिवन है, क्या फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा? 0, और टाइम कितना? 5। कौन सी इक्वेशन यूज करूं कि अल्फा आ जाए? क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें? अब आपका सर्कुलर यूज में आना चालू हो गया, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अरे भाई पढ़ाया है, क्या वहां से अल्फा आ जाएगा? क्या क्या अल्फा आ गया तो वहां से टॉर्क आ जाएगा क्या? टाउ बराबर आई अल्फा। लिखें क्वेश्चन, फाइंड फाइंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द डिस्क
find first part, torque required to stop the disk in 5 seconds. Torque required to stop the disk in 5 seconds. सेकंड पार्ट भी लिख लीजिए, सेकंड पार्ट भी लिख लीजिए. टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड, टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस रिटार्डिंग टॉर्क, टू क्रिएट दिस रिटार्डिंग टॉर्क. अब अगर एक बार तुम्हारा टॉर्क आ गया तो टॉर्क क्या F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है क्या? तो यही पूछ रहा है कि कितना टेंजेंशियली फोर्स लगाएं हम इस डिस्क को रोकने के लिए, कितना टेंजेंशियली फोर्स लगाएं कि डिस्क क्या हो जाए, रुक जाए. मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन. टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड, टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस रिटार्डिंग टॉर्क. इस रिटार्डिंग टॉर्क को क्रिएट करने के लिए कितना टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड होगा? सब जने ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और टॉर्क 80 आ गया तो हम जानते हैं टेंजेंशियल फोर्स है, तो आर और एफ के बीच में एंगल क्या होता है 90, तो सीधे टॉर्क क्या हो जाएगा आर इंटू एफ. फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से अल्फा निकालो बच्चों. आर क्रॉस एफ कब से तो पढ़ रहा है. आज मन नहीं है, वही तो. हो गया. अरे वो हीरो अपना अल्फा 8 आ रहा है, अल्फा 8 आ रहा है क्या? ठीक है, अब टॉर्क निकाल जल्दी से. टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है. हाँ भाई हो गया. चलो तो देखो क्या क्वेश्चन था. ये एक डिस्क है, ये अपनी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है बेटा 40 रेडियन पर सेकंड. इसका आई गिवन है हमें 10 kg मीटर स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना गिवन है बेटा 2 मीटर. यही डेटा गिवन है. अब तुम क्या करना चाहते हो, इस डिस्क को रोकना चाहते हो. तो ऐसे सोच तू, अगर ये डिस्क ऐसे घूम रही होगी तो क्या तू इस तरह से फोर्स लगाएगा क्या? भाई जैसे मान ले अगर ये डिस्क इस तरह से, सॉरी, ये अगर अपनी डिस्क हो गई तो ये अगर इस तरह से घूम रही है तो इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या नीचे जाने की है क्या? तो क्या तू इसको रोकने के लिए फोर्स ऐसे लगाएगा क्या? तो इस पे तू टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाएगा, और इस फोर्स का क्या टॉर्क आएगा क्या? और ये टॉर्क रिटार्डिंग है या एक्सिलरेटिंग है? रिटार्डिंग. भाई इसकी ओमेगा को क्या करेगा ये, कम. तो भाई हमें सबसे पहले तो टॉर्क बताना है सर, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा. तो सर अभी अभी हम रिलेशन पढ़ के आए हैं, टाओ किसके बराबर होता है आई अल्फा. मुझे सर आई तो पता है, अगर मैं अल्फा पता लगा लूं तो क्या काम बन जाएगा क्या? तो भाई मैं जानता हूं बेटा फाइनल ओमेगा कितना बोल 0, टाइम कितना बोल 5 सेकंड. तो मैंने इक्वेशन यूज करी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. क्या ओमेगा 0 है क्या बेटा? समझ में तो आ रहा है ना. ओमेगा नॉट कितना 40 और टाइम कितना 5. क्या अल्फा -8 आ गया क्या? -8 का मतलब समझ में आ रहा है? आपको मैंने पढ़ाया हुआ था ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. क्या ओमेगा और अल्फा दोनों एक्सियल वेक्टर होते थे? मतलब अगर ओमेगा एक्सिस के लॉन्ग अपवर्ड तो अल्फा डाउनवर्ड. भाई ये रिटार्डिंग हो गया. क्या हो गया, रिटार्डिंग. तो अब अगर मैं टॉर्क निकालूंगा, अगर मैं अब टॉर्क निकालूंगा तो मुझे बताओ तुम, टाओ क्या बेटा आई अल्फा के बराबर हो जाएगा क्या? आई क्या 10 गिवन है क्या? तो टॉर्क कितना आ गया -80 न्यूटन मीटर. ये माइनस साइन क्या बता रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे जब आपका रिटार्डिंग फोर्स होता था क्या फोर्स नेगेटिव आता था क्या? ऐसे ही यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये फोर्स बॉडी के मोशन को, ये टॉर्क बॉडी के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज, रिटार्ड करवा रहा है उसको. क्या बात समझ में आई? अब तुम्हारा टॉर्क आ गया, इस टॉर्क की हेल्प से तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स. क्वेश्चन में गिवन है क्या हम फोर्स टेंजेंशियली लगा रहे हैं क्या? जैसे मान ले ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है मान ले ये इस तरह से घूम रही है. कैसे घूम रही है, इस तरह से. तो लॉजिकली सोच, क्या मैं फोर्स ऐसे नीचे की तरफ मतलब ऐसे लगाऊंगा क्या? मैंने सही लगाया है क्या? ये तो क्या इसके ओमेगा को बढ़ाएगी क्या? पहले ही ऐसे घूम रही थी और तू यहां से और ऐसे धक्का दे रहा है, तो क्या इसका ओमेगा बढ़ेगा क्या? नहीं आया.
मतलब अगर मुझे इसको रोकना है तो क्या मुझे टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाना चाहिए क्या? अब ध्यान से देख, इसकी घूमने की टेंडेंसी ऐसे और तू फोर्स कैसे लगा रहा है? अपोजिट में। क्या बात समझ में आई? अब मैं जानता हूं इस फोर्स के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, इस फोर्स के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, क्या मैं वो निकाल चुका हूं क्या बच्चे? कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है? 80। क्या टॉर्क आर इंटू एफ परपेंडिकुलर होता है क्या? लेकिन क्योंकि मैंने फोर्स लगाया ही कैसे है? टेंजेंशियली, तो क्या आर और एफ के बीच में एंगल 90 रहेगा क्या? अरे भाई यही तो आर होगा भाई, क्या ये आर नहीं होगा क्या? और क्या इनके बीच में एंगल 90 नहीं है क्या? क्योंकि मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं? टेंजेंशियली। कैसे लगा रहा हूं? टेंजेंशियली। तो बस टाउ को लिख दो, आपका आर एफ, आर इंटू एफ टेंजेंशियल, आर इंटू एफ टेंजेंशियल। ये आपका टॉर्क हो गया जो कि कितना गिवन है? 80। मैं सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं फोर्स का, कितना हो गया? 80। आर कितना गिवन है? 2। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया? 40। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स इज 40 न्यूटन। क्या सब कुछ समझ में आया? ईमानदारी से हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चंस? तो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड रोटेशन। आपने सर्कुलर मोशन में जो इक्वेशंस पढ़ी थी उसकी हेल्प से अल्फा निकाला, देन आपने टाओ बराबर क्या कर दिया? आई अल्फा। सबको क्लियर हो गया? चलिए और देखिए, है बेटा। मास तो आपको आई गिवन है तो हम जानते हैं mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो मास आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। तो ठीक है, अपन ने इतना कर दिया। अब इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आते ही इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा? फिजिक्स की 2 रहेंगी यहाँ? नहीं 3 ही तो लग रही है। टाइम टेबल लग गया होगा बाहर। सेम है जैसे अभी आप लोगों की शायद बायो 2 चल रही है ना, तो अभी बस एक आध दिन में बायो शायद आपकी कंप्लीट होने वाली होगी कोई एक, मुझे जहां तक लगता है। हाँ तो एक सर का बायो वाले मतलब एक सर का हो जाएगा, तो जैसे अभी बायो 2 चल रही है, फिर फिजिक्स क्या हो जाएंगी? 2। भाई आपकी केमिस्ट्री 2 चल एक बार पहले चली होंगी, 2 कभी, बायो भी 2 चली होंगी, फिजिक्स अभी तक सिर्फ एक ही चल रही है, तो फिजिक्स अब 2 कर रहे हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स टेस्ट में नहीं है बेटा। This time fluid mechanics is not in the test, but you have to study it sincerely. Okay बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।